नमस्कार। आज हम अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में उतर रहे हैं, पर एक थोड़े अलग एंगल से। हाँ बिल्कुल। एक थ्योरी है जो ऑनलाइन काफ़ी घूम रही है, मतलब चर्चा में है। क्या एओटी के टाइटन्स, वो विशालकाय दैत्य, असल में परमाणु हथियारों का प्रतीक हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। हमारे पास इस पे कुछ स्रोत भी हैं, फैन थियरीज हैं, कुछ कल्चरल एनालिसिस हैं और जापानी इतिहास से जुड़े हुए लेख भी। हाँ, काफी कुछ है देखने को। तो आज हम इसी थियरी की गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जापान के इतिहास से क्या कनेक्शन है और क्यों ये आइडिया इतना असरदार लगता है। चलिए इस पे और बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस मूल विचार से। जैसा आपने कहा, ये ऑनलाइन मंचों पर है। हाँ। कहा जाता है कि एओटी के क्रिएटर हाजिमे इसायामा जापानी हैं और जापान के इतिहास में परमाणु बमबारी एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सही बात है। कहानी में भी देखें तो टाइटन्स के हमले कैसे होते हैं, अचानक, भयानक तबाही वाले, हम्म लोगों में खौफ भर देते हैं। जो नए सैनिक आते हैं उनका जोश तो जैसे मिनटों में ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। और जब हम थोड़ी और बारीकियों में जाते हैं तो ये कनेक्शन मतलब और भी साफ दिखता है। पहला पॉइंट, वो अचानक बड़े पैमाने पर विनाश। हाँ याद है वो कोलोसल टाइटन का पहला हमला शिगानशिना शहर पर? हाँ, वो तो कैसे भूल सकते हैं। पल भर में सब कुछ मलबे का ढेर। हाँ, ये कहीं ना कहीं परमाणु बम के हमले की जो भयावहता है उसकी याद दिलाता है। सही कह रही हैं। वो मंजर वाकई दिमाग में बैठ गया था। और फिर वो विजुअल चीजें भी हैं। टाइटन जब बनता है तो वो धुआं, वो भाप उठती है। हाँ, खासकर जब वो तबाह हुए शहरों के ऊपर दिखता है। ये तस्वीरें काफी मिलती जुलती हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की परमाणु धमाकों की तस्वीरों से। अच्छा। और सीजन 4 की ओपनिंग में तो ये और भी साफ है। गिरते हुए पक्षी हैं, वो रेडियोधर्मी बारिश जैसी चीजें, मशरूम क्लाउड का इशारा। अरे हाँ, वो ओपनिंग तो काफी इंटेंस थी। ये विजुअल कनेक्शन तो मतलब काफी स्ट्रांग है फिर। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी तबाही नहीं है, एक और पहलू है टाइटनाइजेशन का। टाइटनाइजेशन मतलब टाइटन बनना या उसकी शक्ति से प्रभावित होना। ये एक ऐसा बदलाव है जो परमानेंट है, अपरिवर्तनीय है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अच्छा। ये कुछ वैसा ही है जैसे परमाणु विकिरण का असर होता है, जो कई पीढ़ियों तक दिख सकता है जेनेटिक लेवल पर। यानी असर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है और लंबे समय तक चलने वाला। एकदम। और फिर एक और सिद्धांत आता है MAD, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। हाँ, ये कोल्ड वॉर वाला। बिल्कुल। जैसे मार्ले और एल्डिया दोनों टाइटन की शक्ति को एक निवारक के तौर पर एक दूसरे को डराने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल कोल्ड वॉर की याद दिलाता है, परमाणु हथियारों की होड़। वही, टाइटन्स का जो खौफ है वो लगातार बना रहता है, बिल्कुल परमाणु हमले के डर की तरह, अनिश्चितता का माहौल। और ये डर सिर्फ कहानी का नहीं है ना? इसका कनेक्शन सीधा जापान के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में कहा, लेखक जापानी है और जापान दुनिया का अकेला देश है जिसने युद्ध में परमाणु हमले झेले हैं। हिरोशिमा, नागासाकी। ये उनकी राष्ट्रीय चेतना का, उनके मानस का एक गहरा हिस्सा है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ एओटी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ दिखता है? जापानी फिक्शन में परमाणु त्रासदी का थीम बार बार आता है। सोचिए गॉडजिला के बारे में। हाँ, 1954 वाली फिल्म। वो परमाणु परीक्षणों से जागा हुआ एक दैत्य था। फिर अकीरा है 1988 की। उसमें टोक्यो एक भयानक किस्म के ऊर्जा विस्फोट से तबाह होता है। अकीरा तो क्लासिक है। और नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन भी है। उसमें थर्ड इम्पैक्ट है जो एक महाप्रलय जैसा है। तो एओटी कहीं ना कहीं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, परमाणु युद्ध के आघात को, उसके डर को अपनी कहानी में बुन रहा है। सही है। और फिर फालिन द रंबलिंग आता है, वो विशाल टाइटन्स की सेना जो पूरी दुनिया को कुचलने निकल पड़ती है। क्या वो परमाणु युद्ध के रूपक का एकदम चरम बिंदु है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, खासकर जब हम कहानी के अंत को देखते हैं। हाँ, अंत तो काफी विवादित रहा। अगर हम मान ले कि टाइटन्स इक्वल्स टू परमाणु बम, तो कहानी का अंत क्या कह रहा है? अंत में क्या होता है? फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। हाँ, वो हिंसा का चक्र तो चलता ही रहता है। तो क्या ये दिखाता है कि जो सदमा है वो विरासत में मिलता है, कि हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है और जो ताकत है उसका इस्तेमाल तो होकर ही रहेगा? ये सोच युद्ध के बाद के जापानी साहित्य की भावना से काफी मिलती है, जहां ये माना जाता है कि कुछ घाव, कुछ ट्रॉमा कभी भरते नहीं, वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एओटी का अंत एक तरह से चेतावनी है। बिल्कुल, एक चेतावनी जैसा लगता है। और कुछ विश्लेषण ये भी इशारा करते हैं कि ये आज की दुनिया के जो संघर्ष चल रहे हैं
उनका भी आईना हो सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, चीन ताइवान का तनाव और जिस तरह से देश फिर से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ? शायद यही कि टाइटन्स सिर्फ कहानी के राक्षस नहीं हैं। हाँ, वो परमाणु हथियारों और उनसे जुड़े गहरे सदमों के मतलब शक्तिशाली प्रतीक हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं बल्कि शायद 1945 से लेकर आज 2025 तक के हमारे इतिहास और डर का आईना है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है, एओटी शायद हमें कोई आसान जवाब या झूठी उम्मीद नहीं देता। ये एक तरह का हिसाब पेश करता है, एक रेकनिंग। ये हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ कहानी के राक्षसों पर ध्यान न दें, बल्कि उन राक्षसों पर भी सोचें जिन्हें हम अपनी असल दुनिया में बनाते हैं और बनाए रखते हैं। ये व्याख्या, ये नजरिया इस कहानी और इसके मुश्किल अंत को देखने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।